नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एनके क्लासेस पर। आज हम लेके आए हैं मौलिक अधिकार का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम इससे पहले देख चुके हैं। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े थे। ऐसे ही हम आज इसमें पहले क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम टॉपिक देखेंगे। पढ़ने का सही तरीका भी यही है कि आप किसी भी टॉपिक के पहले क्वेश्चन पढ़ लो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे उसके बाद टॉपिक पढ़ोगे तो जब टॉपिक में वो क्वेश्चन आएगा तो आपका ध्यान उस क्वेश्चन की तरफ बड़ी आकर्षित हो जाएगा और आप वो क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। उसके बाद हम इस टॉपिक को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? संविधान के किस आर्टिकल में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है या संविधान के किस आर्टिकल को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है? इसमें पूछा गया कौन सा आर्टिकल है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? आप ये सब क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि अभी हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तब ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया है? जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया, किस संशोधन द्वारा हटाया गया है? किसी कैदी को न्यायालय में के समक्ष पेश करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? अगर किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष पेश करवाना है तो किस रिट की आवश्यकता होती है? उसके बाद मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसके पास है? मौलिक अधिकारों पर कौन प्रतिबंध लगा सकता है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश यात्रा का अधिकार देता है? ये तो हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये आर्टिकल 21 देता है। ये आर्टिकल 21 देता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं पिछले वाली वीडियो में कि आर्टिकल 21, 22, 23, 19, 20, 21, 22 क्या होते हैं। तो ये आर्टिकल 21 देता है किस अनुच्छेद के तहत सिख धर्म के लोग अपने साथ कृपाण रखते हैं? किस अनुच्छेद के तहत सिख धर्म को जो कृपाण रखने की आजादी मिली है वो किस अनुच्छेद के तहत मिली है? ये भी क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां, अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए कौन सा रिट लाया जाता है? जो अवैध व्यक्ति है, जैसे उसके काबिल नहीं है, किसी नौकरी काबिल, फिर भी उस पे वो बैठा है बिना एग्जाम दिए या वैसे या कोई और तरीके से, तो उस पद को बचाने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? जो मूल अधिकार है वो संविधान के किस भाग में है? ये सारे क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों को आपको याद रखना है, क्योंकि हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको वहां पर ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से कवर हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं टॉपिक में शोषण के विरुद्ध अधिकार से स्टार्ट किया। इससे पहले कि हम 2 वीडियो और बना चुके, पार्ट 1 और पार्ट 2, आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 19 से 22। इसके बाद ये तीसरा टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में रखे गए हैं, जिसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 10वां कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। तो इसके बाद हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक है। तो आर्टिकल 23 में दुर्व्यवहार, बंधुआ मजदूर, मानव तस्करी और बलात्श्रम, इनको आप नहीं करवा सकते। मतलब किसी का साथ दुर्व्यवहार, बंधुआ मजदूर जो रखते थे पहले जमींदार लोग, वो नहीं रख सकते। किसी मानव को बेच नहीं सकते और बलपूर्वक काम नहीं करवा सकते। ये आर्टिकल 23 कहता है। इसके बाद कहता है बाल नियोजन, बच्चों की नौकरियों पर प्रतिबंध। जो बच्चे हैं उनको काम कराने के लिए लोग फैक्ट्री वगैरह में ले जाते हैं तो उन पर प्रतिबंध। यही क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो हमें पता चला कि कौन सा अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बाल नियोजन पर प्रतिबंध, मतलब बच्चों से नौकरी नहीं करवा सकते हो। उसके बाद है आर्टिकल 25।
आर्टिकल 25 क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक होता है, 25 से 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। तो आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये क्या है? 25 आर्टिकल 25 क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण, किसी भी धर्म को आप अंदर से अपने आप मान सकते हो, किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो। अंतःकरण क्या है? किसी धर्म को आप मान सकते हो और धार्मिक प्रचार कर सकते हो, उसके बारे में मतलब अपने धर्म के लिए प्रचार कर सकते हो। ये व्यक्तिगत है, ये अकेले व्यक्ति के लिए ये अधिकार दिए गए हैं। इसी में सिख धर्म के लोगों को कृपाण रखने की आज़ादी है कि आप अपने धर्म को मान भी सकते हो और आप अपने धर्म के लिए प्रचार भी कर सकते हो। इसके बाद अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। धार्मिक कार्यों के लिए आप प्रबंधन कर सकते हो, स्थापना कर सकते हो किसी भी मंदिर मस्जिद की, ये आर्टिकल 26 कहता है। और उसके लिए संपत्ति इकट्ठी कर सकते हो, उसके लिए मतलब चंदा वगैरह ये करते हैं तो कर सकते हो। ये सामूहिक है, ये व्यक्तिगत है, ये समूह, पूरा समूह मिलकर कर सकता है और ये केवल खुद के लिए है। तो ये भी पूछा जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तिगत किस में है? तो व्यक्तिगत आर्टिकल 25 में और सामूहिक आर्टिकल 26 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो व्यक्तिगत है वो 25 में और सामूहिक है वो 26 में है। सब आप मिलकर ग्रुप मिलकर कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 27 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के धन पर टैक्स नहीं लगेगा। जो धार्मिक कार्य हैं उनके लिए उनके धन पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो सरकारी खर्च पे जो संस्थान चलते हैं उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ऐसे संस्थानों में किसी भी धार्मिक कार्य के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसे संस्थानों में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या था? 25 में था धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्तिगत थी, 26 में धार्मिक स्वतंत्रता थी लेकिन सामूहिक थी, जिसमें आप स्थापना कर सकते हो, संपत्ति इकट्ठी कर सकते हो। उसके बाद 27 है जो धार्मिक कार्यों के लिए वो धन इकट्ठा किया उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 28 कहता है कि जो सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ऐसे संस्थान में किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद पढ़ेंगे हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये संस्कृति, कल्चर और एजुकेशन संबंधित अधिकार हैं। तो आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए। ये अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक जहां पर किसी एक समूह की आबादी कम हो उसको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे नागालैंड या किसी ऐसी जगह पे ये हिंदू और मुस्लिम, वहां पे दोनों ही अल्पसंख्यक हैं। नागालैंड वगैरह में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अल्पसंख्यक हैं क्योंकि वहां पे ईसाइयों की संख्या ज्यादा है। तो इसलिए जहां पर किसी समूह की संख्या ज्यादा होती है तो उसका वर्चस्व ज्यादा होता है और छोटे वाले का कम होता है। तो इसलिए क्या होता है कि सरकार उनको छूट दे देती है। क्या छूट देती है? ये देखो आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा था। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा क्या है कि वो अपनी संस्कृति को बचा के रख सकते हैं, अपनी भाषा को बचा के रख सकते हैं, अपने धर्म को बचा के रख सकते हैं, अपनी लिपि को बचा के रख सकते हैं और इनके आधार पर संस्थान से इन्हें वंचित नहीं किया जाएगा। और या भाषा धर्म जाति या लिपि के आधार पर अल्पसंख्यकों को किसी संस्थान में से वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे कोई एडमिशन लेने गया किसी स्कूल में, उससे ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी भाषा ये है, तुम्हारा धर्म ये है या तुम्हारी जाति है इसलिए हम तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे। तो ये आर्टिकल 29 कहता है कि इस आधार पर आप उन्हें वंचित नहीं कर सकते। उसके बाद आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक अपना संस्थान बना सकते हैं, खोल सकते हैं। जो अल्पसंख्यक लोग हैं अगर यहाँ पे नहीं जाते हैं तो क्या कर सकते हैं? अपना संस्थान खोल सकते हैं। संस्थान खोलेंगे तो उनके लिए धन सरकार उपलब्ध कराएगी। उसके बाद है अनुच्छेद 31। ये 29 और 30 हो गया। 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। उसके बाद है संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को 44 में संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संपत्ति के अधिकार को
संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको समाप्त किया गया है। अब समाप्त करने के बाद इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार में प्रॉब्लम होती थी। क्या प्रॉब्लम होती थी? ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, पार्ट 1 में। अगर आप देखना चाहते हो तो देख भी सकते हो। और इसको अनुच्छेद 300 का के तहत रखा गया। अब कानूनी अधिकार और कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में क्या फर्क होता है, ये भी हमने पहले वाली वीडियो में बताया है। तो आर्टिकल 300 का के तहत कानूनी अधिकार को रखा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 32, जिसको संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का। और ये भी एक पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है? तो ये आप देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को। ये दोनों क्वेश्चन इसी से बनते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्या है? ये है, इसमें पहला, इसमें रिट जारी करता है। ये क्या कहता है? रिट जारी। ये रिट से भी जुड़े हुए क्वेश्चन है। किसी भी कैदी को, कहां पे था ये, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष पेश कराने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये क्या है, ये हम बताएंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये रिट है। ये रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अनुसार ये रिटें जारी करता है। और हाई कोर्ट भी रिटें जारी करता है, वो आर्टिकल 226 के अनुसार। तो हम देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है कि जब कोई व्यक्ति को किसी थाने में 24 घंटे से ज्यादा और या किसी बिना वारंट के उसे बंद किया जाता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की जाती है इसके तहत। तो वहां से एक पत्र भेजते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब है कि किसी भी बंदी को न्यायालय के समक्ष पेश करो और वारंट दिखाओगे किस वारंट पे गिरफ्तार किया था। उसके बाद है परमादेश। परमादेश क्या है? इसमें है कि हम आदेश देते हैं। हम, सुप्रीम कोर्ट कहता है या हाई कोर्ट कहता है कि हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? कि जो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक ड्यूटी करता है, वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहा है। जैसे किसी स्कूल में टीचर है और वो सही से पढ़ा नहीं रहा है, आके बैठा रहता है, कुछ और करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। किसके तहत? सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में 226 के तहत। जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि वहां से एक पत्र आएगा, परमादेश आएगा, और वो उस स्कूल में जाएगा और कहेगा कि हाँ, ये स्कूल का ये टीचर सही से काम नहीं कर रहा है, तो हम आदेश देते हैं या सही से मतलब काम करो, या फिर नहीं तो उसके लिए दंड दिया जाएगा। तो ये परमादेश होता है। पब्लिक सर्वेंट, जो कोई पब्लिक सर्वेंट सही से ड्यूटी नहीं करता है, उसके लिए ये है परमादेश। उसके बाद है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना क्या है? जैसे कोई भी, जैसे इलाहाबाद कोर्ट का कोई केस है और वो मध्य प्रदेश की कोर्ट में पहुंच गया, तो अब जब सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है तो हाई कोर्ट से कहता है कि ये तुम्हारे अंडर में नहीं है, मतलब ये तुम्हारे क्षेत्र में नहीं आता, इसे आप रोक दो। तो ये यही है प्रतिषेध, रोकना। इस कार्यवाही को तुरंत रोक दो। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देता है, और हाई कोर्ट जो लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनको देता है, ये आदेश देता है। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट का है केस और वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया है, तो हाई कोर्ट उसे आदेश देगा कि तुम इस कार्यवाही को रोक दो। तो ये है प्रतिषेध। उसके बाद है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हाँ, तुम ये इस कार्रवाई को रोक दो, और फिर भी उसने फैसला सुना दिया, तो क्या होगा? उस फैसले को रद्द कर दिया जाएगा। ये क्या है? उत्प्रेषण है। इसके बाद 5वीं रेट है अधिकार प्राच्छा। अधिकार प्राच्छा क्या है? कोई सरकारी पद ऐसे व्यक्ति के हाथ में पहुंच गया जो उसके काबिल नहीं है। जैसे इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है, अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो ये रिट कौन सा जारी किया जाता है? अधिकार प्राच्छा। इससे क्या होता है? जैसे किसी व्यक्ति ने
इलीगल तरीके से कोई पद धारण किया है, बिना एग्जाम किए कोई पद धारण किया है, तो उसके क्या होगा, अधिकार परीक्षा के तहत उसकी जांच होगी। उसकी जांच क्या होगी कि वो दिखाए कि हाँ कब एग्जाम दिया, कितने नंबर आए, ये सब अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आता है। तो ये कि किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद बचाने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है, अधिकार परीक्षा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये रेगुलर वीडियो हमारी सुबह 9 बजे आएगी, और इसके बाद एक हिंदी की क्लास है जो शाम 4 बजे डेली आएगी। और ये स्पेशल यूपीएसआई के लिए क्लास मैं बना रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़ने के लिए बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारी डेली की वीडियो आपके पास आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।